Hello everyone, I welcome you all on An Academy. Let's crack it और हम हमारा 10th CBSE का एग्जाम क्रैक करेंगे विथ फ्लाइंग कलर्स विथ अन अकेडमी। आज हम क्या देखेंगे बेटा? आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट आपके एग्रीकल्चर का वर्ड टू वर्ड। ऑब्वियसली मेरे पहले दो वीडियोस को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो रही है। और अभी आगे आने वाले वीडियोस में आई विल मेक श्योर कि एग्रीकल्चर का मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एमसीक्यूज एमसीक्यूज कवर करूं, ताकि आपको बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं आए जब वन लाइनर्स की बात आए या आपके एमसीक्यूज की बात आए। As you all know, my name is Kavita Chaudhary. I have done my post graduation in MA HRD, clear diploma in banking and finance और लास्ट 1 ईयर से मैं पढ़ा रही हूँ। ये मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक है। इफ़ यू वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट मी, अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे अन अकेडमी पे फॉलो करिए और वहाँ पे कविता चौधरी लिखिए, तो आपको वहाँ पे मेरी प्रोफाइल मिलेगी। जल्दी से जाके उसे फॉलो करिए। फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब आप वहाँ पे मेरी रोज लाइव क्लास होती है फ्रॉम 6:30 to 7:30, तो वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस आर वेरी इंटरेक्टिव। जो स्टूडेंट्स हम वहाँ पे जो पढ़ते हैं उनके सभी डाउट्स उसी टाइम पे क्लियर होते हैं। तो प्लीज़ वहाँ जाके आप फॉलो करिए मुझे, और जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको आएगी और आप वहाँ से मेरे साथ लाइव चीज़ें समझ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। Now let's put our thinking caps on and let's crack it, and we will crack our 10th CBSE exam. लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना है। ओके, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन लाइव क्विज का मिलता है, वहाँ पे आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपकी ग्रोथ कैसी है। आज का टारगेट है, आज हम पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कर देंगे एग्रीकल्चर का। ऑब्वियसली सब चीज़ें आती है तो वी विल क्रैक इट, सभी चीज़ें हम रिवाइज करेंगे और मैं अश्योर करती हूँ कि जो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी चीज़ें आपने टारगेट की हुई है, आई विल हेल्प यू टू अचीव ऑल योर गोल्स। अब देखिए बेटा, आप यहाँ पे 9 to 10 to 12 का जो सब्सक्रिप्शन है, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, दैट अमाउंट इज वेरी नॉमिनल, और ये अमाउंट है आपका 15,000। दैट इज फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको सिर्फ बेटा 15,000 ही पे करना पड़ेगा। लाइव क्लासेस, अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें मिलेगी आपको लाइव क्लासेस। ओके, आपको इसमें मिलेगी लाइव क्लासेस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड बेटा, एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ। वीकली क्विजेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेगी। देखिए बेटा, इससे आपको कितना फायदा हो सकता है। लाइव क्लासेस में सभी सब्जेक्ट्स की डेली मिलेगी, मतलब आपका जो ग्रिप है वो पूरा रहेगा पढ़ाई में 7 के 7 दिन। वीकली क्विजेस से आपको अपनी ग्रोथ पता चलेगी कि आपकी ग्रोथ है वो कैसे हो रही है, एंड डोंट वरी, आपकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, जिसे देख के आप खुश हो जाओगे। डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगी आपकी। ऑब्वियसली अगर हम पढ़ते हैं तो बच्चों को डाउट्स तो आएंगे ही, तो डाउट्स अगर क्लियर हो जाए तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब एग्जाम में उस डाउट के रिलेटेड अगर कुछ भी आए तो विल बी एबल टू आंसर। क्यों? क्योंकि डाउट्स तो आपके क्लियर हो गए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी को छोड़ के आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी निकलेंगे, वो भी हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि आप और अच्छे से बेहतर बन सको। फिर टेस्ट सीरीज, ऑब्वियसली सब कुछ पढ़ लिया तो आपको पता कैसे चलेगा मुझे कितना आता है, तो हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज जिसमें आपको सभी चीजें टेस्ट की बताई जाएगी, क्या क्या चीजें आती है। टेस्ट के थ्रू आपका पता चलेगा कि मुझे ये चैप्टर टोटली क्लियर है। प्लस हमने देख लिया, इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको पढ़ाएंगे, लाइव क्लासेस चलेगी,
लाइव टेस्ट एंड क्विजेस चलेंगे, क्रिएटिव कॉर्नर होगा। आइकॉनिक में आपको सेम चीजें मिलेगी बट और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है आपका, दैट इज पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग सॉल्यूशन। पेरेंट्स के साथ हम कनेक्ट करेंगे और आपकी स्टडीज होगी और प्लानिंग हमारी होगी, और देखिए वो प्लानिंग से सभी चीजें कितनी बेहतर हो जाएगी। अब बेटा अब यहाँ पे देखिए 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो सिर्फ 28,000 का ही होगा, वो भी आइकॉनिक, जिसमें आपको क्रिएटिव कॉर्नर फ्री मिलेगा। बेटा प्लीज जाइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। बस एक चीज जरूर याद रखिएगा, दैट इज KAVITA कविता कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपने अगर मेरा कोड यूज किया है, डेफिनेटली आई विल बी अ फैकल्टी जो आपको वहां पे सब कुछ पढ़ाएगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ऑन योर मैम, दैट इज KAVITA कविता। अब क्रिएटिव कॉर्नर में क्या होता है? क्रिएटिव कॉर्नर में ऑब्वियसली समथिंग विच इज वेरी क्रिएटिव, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, रोबोटिक्स, इन सब फील्ड्स में जो हमारे बेस्ट एडुकेटर्स होते हैं वो आपको बेस्ट नॉलेज देंगे, बेस्ट इन सभी चीजों में आपको वो पॉलिश करेंगे। तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी ये एक्स्ट्रा चीजें भी हम डेवलप करेंगे। बस आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, मेरा कोड दैट इज KAVITA, डेफिनेटली उसमें आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अब बेटा ऑनगोइंग बैचेस हमारे 9th और 10th के चल रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और ये बैचेस जो है ये आपकी चलेगी मंडे से सैटरडे तक। और प्री बोर्ड से पहले आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, आप पूरे बोर्ड्स के लिए रेडी हो जाओगे। तो जल्दी से जाइए बेटा और जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए। जो चीजें हम अभी करते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, वो सभी चीजें आपको और डिटेल में बताई जाएगी और डिटेल में सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि अगर किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछे तो आपको सब कुछ वो चैप्टर से आना चाहिए। और वो कैसे आएगा बेटा? वो आएगा अनअकैडमी की वजह से। ऑब्वियसली वी एजुकेटर्स विल वर्क फॉर यू, विल वर्क वेरी हार्ड फॉर यू, ताकि आप और अच्छे मार्क्स ला पाओ। 80 सोचा है तो वी अश्योर यू दैट वी विल हम आपको 95 तक पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे थे, बस आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इज यू जस्ट हैव टू यूज माय कोड दैट इज KAVITA और आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। अब हमने हमारे लास्ट चैप्टर में देख लिए थे, फाइबर क्रॉप्स देख लिए थे, फूड प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, सब कुछ हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं कि चलो मैडम हमने इतना एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, अब एग्रीकल्चर क्या कंट्रीब्यूट करता है। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। क्या कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में एंड आउटपुट में। एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ये होता है आपका GDP। अब एग्रीकल्चर जो है वो GDP का बैकबोन है। क्यों इसे बैकबोन बोला गया है? बैकबोन इसीलिए बोला गया है क्योंकि अगर हम वी ह्यूमन बींग, अगर हमारी बैकबोन नहीं हो तो क्या हम खड़े हो पाएंगे? नहीं, हम बिल्कुल खड़े नहीं हो पाएंगे। सेम तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो GDP का बैकबोन है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो GDP भी खड़ी नहीं हो पाएगी। GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये देखिए, एग्रीकल्चर हैज बीन बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी थ्रू द शेयर इन GDP हैज रजिस्टर्ड इन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, बट ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कब से? 1951 ऑनवर्ड्स। इन 2010 and 11 about
2% of the total workforce was employed by the farm sector, which make more than half of the Indian population depend on agriculture for sustenance. अब इसमें आप देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप 2011 10 और 11 की बात करो तो 52% जो पॉपुलेशन है वो किससे एम्प्लॉयड था, वो एम्प्लॉयड था एग्रीकल्चर से. ओके और ये फार्म सेक्टर है वो हाफ से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती थी अपने लाइवलीहुड के लिए, ना अपने सस्टेंस के लिए. नाउ ऑब्वियसली ये चीजें देखिए आपने बेटा कि कितनी ज्यादा, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन गए कि कब से जीडीपी में एग्रीकल्चर की जो रेट थी वो डिक्लाइन होने लगी, कौन से ईयर से, तो वो है आपका 1951 ऑनवर्ड्स. और कितना परसेंट 2011 और 10-11 में कितना परसेंट जो एग्रीकल्चर है वो लोगों को एम्प्लॉय करता था, तो वो था आपका 52%. एक में से आपके दो एमसीक्यू तो अभी बन गए. The declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to decline in some other spheres of economy having wider implication for societies. अब यहाँ पे आपने देखा कि एग्रीकल्चर का धीरे धीरे क्या आ रहा है, डिक्लाइनिंग स्टेज आ रहा है. ये बाकी चीज़ों के लिए भी क्या है, थोड़ा सीरियस है, क्योंकि ऑब्वियसली कैसे अगर रॉ मटेरियल्स लोग एग्रीकल्चर कम हो रहा है मतलब काम कम हो रहा है तो आपके रॉ मटेरियल्स कम होंगे. तो ऐसी बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की जो बाकी पार्ट्स में भी सोसाइटी के इम्पैक्ट कर रही है. Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted about the efforts टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. ऑब्वियसली अगर डिक्लाइनिंग हो रही है, सपोज अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए. तो बेटा यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ यू शुड ज्वाइन विद अस और देखिए आपका जो ग्रोथ है वो कितना अच्छा होगा. सेम तरीके से एग्रीकल्चर में जब डिक्लाइन हो रहा था तो गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम क्या करें, तो ऑब्वियसली उन्होंने एफर्ट्स लगाए, मॉडर्नाइज किया एग्रीकल्चर को. इसलिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज ICAR. एक सेकेंड, ये रहा रिसर्च, दैट इज ICAR. इसका फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAR, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. Agriculture universities, veterinary services, animal breeding centers, horticulture development, research and development in the field of meteorology. अभी मेट्रोलॉजी का मतलब होता है कि जब ये क्लाइमेट के रिलेटेड कोई स्टडी होती है तो इसमें भी उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया कि अगर लोग क्लाइमेट का और इन सब का फोरकास्ट कर सकते हैं तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है. ये देखिए वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा वेर गिवन प्रायोरिटी, इन्हें प्रायोरिटी दी गई थी ताकि अगर इन चीज़ों में सुधार आया जाए तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है. Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same. Obviously, अगर ये सब चीज़ों में आप काम कर रहे हो तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए. वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें फार्मर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी वहाँ पे बेटा उनको मिलनी चाहिए. अगर नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. ओके और ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो फिर इंडिया ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में वापस डिक्लाइन होगी. तो अगर हम भी किसी चीज़ में हमें प्रॉब्लम आती है तो हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं. तो एग्रीकल्चर में भी जो प्रॉब्लम आई तो इंडिया ने क्या निकाला, गवर्नमेंट ने काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ये पूरा जो इंडियन काउंसिल है ये सिर्फ काम करेगा एग्रीकल्चर रिसर्च में. यहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हुई, वेटनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, R&D, ये सभी चीज़ों में डेवलपमेंट लाया गया. और इसके साथ साथ इंडियन एग्रीकल्चर ऑब्वियसली इम्प्रूव होए इसीलिए उन्होंने इन सब चीज़ों पे डेवलपमेंट करी. इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उन्होंने काम किया.
अगर सपोज प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स अच्छे नहीं है, तो जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं वो मार्केट तक कैसे पहुंचेंगे? इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसीलिए इन सब चीजों को तो ध्यान में दिया ही गया, बट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। फाइंड आउट वाई एन इंडियन फार्मर डज नॉट वॉन्ट हिज सन टू बिकम अ फार्मर। चलो ये जल्दी से आप कमेंट में लिख दीजिए कि क्यों इंडियन फार्मर्स नहीं चाहते कि उनका लड़का क्या बने, फार्मर बने। बल्कि फार्मर्स तो हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे। अब आप ये टेबल देख सकते हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर की 5 ईयर प्लान में देखिए 0.7 11th में आया, 11th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, मैंने 5 देखा, 10th 5 ईयर प्लान में आपका कितना था, 11th में कितना हुआ, और 2017 तक क्या टारगेट था, 4.0। अब यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स दिए, जीडीपी में किसका कितना इंपॉर्टेंस है, बस आप एक बार इसे ग्रो थ्रू कर लीजिए। From table 4.1, it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the years, GDP का growth rate क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, it is not generating sufficient employment opportunities in the country. Obviously, GDP जो है वो आपका धीरे धीरे increase हो रहा है, but एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कंट्री में इंक्रीज नहीं हो रही है। एम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज नहीं होगा तो बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो इंडिया में आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज लोगों के पास अगर पैसे नहीं होंगे, काम नहीं मिलेगा, तो वो कुछ गलत रास्ता अपना के अपना सर्वाइवल करेंगे। ओके, द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डिसलरेटिंग विच इज अ अलार्मिंग सिचुएशन। यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है एग्रीकल्चर में वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, डिसलरेट हो रही है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन का मतलब देखिए, आपने अलार्म भरी किसी भी चीज की, सुबह मुझे उठना है तो आप तुरंत से उठ जाते हो, ठीक है। तो सेम यहाँ अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए कि अब इंडिया को उठना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। Today, Indian farmers are facing a big challenge from international competition, and our government is going ahead with reduction in the public investment in agriculture sector, particularly in irrigation, power, rural roads, मार्केट एंड मैकेनाइजेशन। अब इसमें आपको ये बोला गया है कि इंडियन के जो फार्मर्स हैं, इंडिया के जो फार्मर्स हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में खुद को सरवाइव करने के लिए। इतना ज्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन उन्हें देखना पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है, लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इरिगेशन में इतना हो नहीं रहा है, पावर में नहीं हो रहा, रूरल रोड्स में डेवलपमेंट में नहीं हो रहा है, मार्केट एंड मैकेनाइजेशन में नहीं हो रहा है। अगर ऑब्वियसली बेटा अगर डेवलपमेंट ही नहीं होगा वो पर्टिकुलर सेक्टर में, तो आप डेवलपमेंट कैसे कर पाओगे? सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर इज डिक्रीज्ड। सब्सिडरी कम हो रही है, मतलब जो कुछ मिनिमम अमाउंट जो सब्सिडरी ऑन फर्टिलाइजर इज डिक्रीज्ड। सब्सिडरी कहाँ डिक्रीज हो रही है? फर्टिलाइजर में डिक्रीज हो रही है, लीडिंग टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली अगर फर्टिलाइजर्स में आपको डिक्रीज हो रहा है, इतने लोग फर्टिलाइजर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो कॉस्ट प्रोडक्शन की इंक्रीज होगी। सपोज इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, अगर फर्टिलाइजर्स होते हैं 5000 रुपीज के सपोज, और वो उसमें कुछ सब्सिडरी नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली बीइंग अ फार्मर आई कैन नॉट अफोर्ड 5000 फर्टिलाइजर्स के लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, सब्सिडी मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं प्रोडक्शन कम कर पा रही हूँ। ओके, फर्टिलाइजर से क्या होता है, हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। अब अगर मुझे उसमें सब्सिडी ही नहीं मिल रही है तो मैं कैसे प्रोडक्शन करूं? Moreover, reduction in import duties on agriculture products have improved detrimental to
एग्रीकल्चर इन दी कंट्री। अगर आप अभी देखो तो इंपोर्ट भी क्या हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटीज जो रही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इंडिया को कहाँ से एग्रीकल्चर की वजह से इनकम मिलेगा? फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अब जो फार्मर्स है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा एग्रीकल्चर में, अब वो धीरे धीरे उससे अपना कम कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर में वो बहुत कम हो रही है। अगर जिस चीज में डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है तो क्या लोग उसे कैसे काम करेंगे? लोग अगर काम ही नहीं कर रहे तो मुझे बीइंग अ फार्मर, बीइंग अ इन्वेस्टर, फार्मर भी नहीं, बीइंग अ इन्वेस्टर मुझे क्या मिलेगा? वो चीज आपको यहाँ पे सोचनी है। When farmers have been facing so many problems and land under agriculture is decreasing, can we think of alternative employment opportunity in the agriculture sector? Obviously इतनी ज़्यादा problems अगर farmers को आ रही है land के related, तो agriculture क्या हो रहा है? लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग। ऑब्वियसली लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। मेन कॉज क्या है इसका? पॉपुलेशन। जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज होना चाहिए अब वो वहां पे क्या किया जा रहा है, वहां पे कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। तो क्या आप सोच सकते हो, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, क्या आप सोच सकते हो कि हम फार्मर्स के लिए ऐसी क्या दूसरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रखें ताकि फार्मर्स सर्वाइव कर सके? ऑब्वियसली क्वेश्चंस है तो आपको आंसर देने ही पड़ेंगे, और ये सभी आंसर्स आपको देने पड़ेंगे कमेंट सेक्शन में। वाई आर फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री? क्यों फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं? ओके जल्दी से आप कमेंट में कर दीजिए और मुझे बताइए कि क्यों फार्मर्स काफी सेवरल पार्ट्स में सुसाइड कर रहे हैं इंडियन फार्मर्स, क्या रीजन है उसका? Just give me a second, let me have some water. अब आपका जो नेक्स्ट है वो है फूड सिक्योरिटी। फूड मतलब खाना, सिक्योरिटी मतलब होता है किसी चीज की रक्षा करना। तो हम फूड को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? You know that food is basic need and every citizen of the country should have access to food which provide minimum nutritional लेवल। ऑब्वियसली अगर हम काम करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं? ताकि हम बेसिक जो नीड है वो क्या है? खाना। अगर बेसिक नीड हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो क्या जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम न्यूट्रिशन हमें हमारे लिए चाहिए, तो वो क्या हमें मिल पाएगा? नहीं। इफ एनी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बेटा। Okay, if any segment of our population does not have this access, that segment suffers from lack of food security. Obviously, अगर हम हमारा population देखें तो अगर उनको खाना ही नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी कम हुई। 100 लोग हैं, सपोज अगर 100 लोग हैं और उसमें से 10 लोगों को ही खाना मिले, 90 लोगों को नहीं मिले, तो बीइंग अ गवर्नमेंट हम क्या अपने पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योर कर पा रहे हैं? नहीं। तो जो 90% जो लोग हैं वो सिक्योर्ड नहीं है किसके? फूड के रिलेट में। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट have food security is disproportionately large in disproportionately large in some regions of our country, particularly in economically less developed state with higher incidence of poverty। और ये चीज आपको कहाँ देखने को मिल सकती है? ये चीज आपको देखने को मिल सकती है उन जगह पे जहाँ पे जो डेवलपमेंट है जगह का वो बहुत कम है। लोग जहाँ पे गरीब है वहां पे उन्हें 2 टाइम का भी खाना नहीं मिलता है। तो देखिए फूड सिक्योरिटी कहाँ हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई।
The remote areas of the country are more prone to natural disaster and uncertain food supply. Obviously जो remote areas होते हैं country के, ज़्यादा दूर नहीं होते, वहाँ पे poverty के साथ साथ बहुत सारे ऐसे natural disasters हैं जिनकी वजह से भी food supply easily नहीं हो पाती है. In order to ensure availability of food to all sections of society, our government carefully designed a national food security scheme. इन सभी चीजों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने कुछ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम लेके आए हैं ताकि एटलीस्ट इतना हमें मिल सके कि हम हमारे कंट्री को मिनिमम जो फूड रिक्वायरमेंट है वो दे सके. इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स. ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम में 2 कंपोनेंट्स में ना, दैट इज बफर स्टॉक. मतलब इतना स्टॉक आए कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर इंडिया में रिगार्डिंग नेचुरल कैलामिटीज की वजह से अगर होती है तो वो हम उसे फेस कर पाए. सेकेंड है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ऑब्वियसली पब्लिक के अंदर जब जो फूड जो फूड है वो इजीली हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. तो 2 कंपोनेंट्स आपने यहाँ पे देखे नेशनल फूड सिक्योरिटी के. बफर स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा में होना चाहिए और पब्लिकली जब भी कोई भी कैलामिटी आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो एटलीस्ट हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि हम हमारे लोगों को फूड पहुंचा सकें. बेटा यहाँ पे मैं सब आपको करवा रही हूँ. अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो हर चीज आपको डिटेल में और अच्छे से देखने को मिलेगी. तो प्लीज प्लीज जाके आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. एज यू नो, अब हम आगे देखते हैं. एज यू नो, पीडीएस दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इस अ प्रोग्राम. ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है विच प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटी टू सब्सिडाइज्ड प्राइसेस इन रूरल एंड अर्बन एरिया. सब्सिडाइज्ड प्राइजेस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. अब पीडीएस क्या होता है? ये एक प्रोग्राम है जहां पे क्या करते हैं, जो फूड ग्रेन्स है, अदर एसेंशियल जो भी जरूरत की चीजें हैं वो क्या करते हैं, जो अर्बन, यहाँ पे जो पिछड़े हुए अर्बन, बड़ी सिटीज में भी ऐसा होता है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे खाना नहीं मिलता है उनको, और जो छोटी जगह के लोग हैं रूरल एरियाज हो गए, वहां पे भी वो खाना देते हैं कुछ कम प्राइस में. 1 रुपए में गेहूं देते हैं, 1 रुपए में चावल देते हैं ताकि वो इजीली अफोर्ड कर सके. India's food security policy has a primary objective to ensure availability of food grains to the common people at an affordable price. और food security policy में जो primary objective क्या है कि जो food grains है आपके, वो common लोग जैसे कि जो बहुत ज़्यादा high standard वाले नहीं है, वो afford कर सके इन सब चीज़ों को अपने लिए. ओके कोई चीज़ है, गेहूं अगर 500 रुपए की केजी है तो क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगी? नहीं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. तो जो बेसिक फूड ग्रेन्स है आपके, वो उन्हें इतने प्राइस पे रखना चाहिए ताकि वो इजीली उन्हें अफोर्ड कर सके और अपना लाइवलीहुड, कंफर्ट लाइफ तो ऑब्वियसली वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट खाने की जो चीज़ है वो अफोर्ड कर सके. इसीलिए गवर्नमेंट उन सभी चीज़ों पे काम करती है. It has enabled the poor to have access to food. Obviously इससे ये फायदा हुआ कि जो गरीब लोग हैं एटलीस्ट वो खाने को अफोर्ड कर सके और 2 टाइम का एटलीस्ट वो खाना खा सके. The focus of the policy is on growth in agriculture production and on fixing the support price for procurement of wheat and rice to maintain their stocks. तो इसका सबसे बड़ा फोकस इसका ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को ग्रो कर सके और जो भी प्रॉब्लम है सपोर्ट कर सके, प्रॉब्लम नहीं सपोर्ट कर सके वीट को, राइस को या मेन जो ऐसे स्टॉक्स है उन सबको, ताकि वो क्या कर सके, जो गरीब लोग हैं वो उसे अफोर्ड कर सके और इतने वो रेडी रहे कि कुछ स्टॉक में मेंटेन कर सके ताकि कभी भी कोई भी चीज के खाने की कमी आए तो एटलीस्ट गवर्नमेंट शुड बी अवेलेबल टू गिव देम एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ फूड, ताकि वो उस टाइम पे, वो हार्ड टाइम पे भी वो अच्छे से अपना गुजारा कर सके. FCI हमें पता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर procuring and stocking food grains, whereas distribution is
इंश्योर्ड बाय पीडीएस सिस्टम। पीडीएस, अगर डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो आपको सिर्फ पीडीएस याद रखना है। और अगर स्टॉकिंग की बात करो, दैट इज अगर फूड को स्टॉक करना है, क्या करना है, कब करना है, तो ये सारा जो काम है वो करता है आपका एफसीआई, दैट इज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड एफसी कॉर्पोरेशन इंडिया। FCI procure food grains from farmers at the government announced minimum support price। MSP का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो FCI क्या करती है, फूड ग्रेन्स लेती है फार्मर से, मिनिमम के एटलीस्ट इतना तो इनको मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन द एग्रीकल्चर इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स हो गया, पावर हो गया, वाटर हो गया। अब गवर्नमेंट क्या करने लगी, कुछ सब्सिडीज देने लगी उन्हें, मतलब कुछ चीजों में डिस्काउंट करने लगी। मेन हो गया फर्टिलाइजर्स हो गया, एग्रीकल्चर की जो भी चीजें होती है उनमें उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। दिस सब्सिडीज हैड नाउ रीच अनसस्टेनेबल लेवल एंड हैव also lead to large scale inefficient in the use of this care inputs. Excessive and imprudent use of fertilizers and water have lead to waterlogging, salinity and depletion of essential micronutrition in the soil। अब सब्सिडीज देने लगे तो इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज होने लगा और इसकी वजह से क्या हो गया कि लैंड में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, पानी जो है वो खारा होने लगा और जो न्यूट्रिशन है सॉइल के वो कम होने लगे। जो जरूरतमंद न्यूट्रिशन है सॉइल में वो कम होने लगे। द हाई एमएसपी subsidies in input and committed FCI purchase have distorted the cropping pattern। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रॉब्लम फेस होने, तो क्रॉपिंग पैटर्न में भी क्या आने लगे, चेंजेस आने लगे। व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन मोर फॉर दी एमएसपी दे येट। अब क्या हुआ, व्हीट हो गया, पैडी हो गया, ये ज्यादा से ज्यादा ग्रो होने लगे ताकि इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। पंजाब एंड हरियाणा आर फॉरमोस्ट एग्जाम्पल। अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोई है तो वो है पंजाब और हरियाणा। These has also created a serious imbalance on intercrop पार्टीज। अब इसमें क्या हुआ, कोई चीज अगर जिससे मुझे फायदा होगा तो वो चीज मैं ज्यादा ग्रो करूंगी और जो एक्चुअली नेसेसरी जो हमारे लिए नेसेसरी वो मैं ग्रो नहीं करूंगी। तो इन सब चीजों की वजह से बहुत सारी और ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग गई कि क्रॉप की जो कल्टीवेशन है वो उसमें इम्बैलेंस होने लग गया। एक चीज बहुत ज्यादा मिलने लग गई, एक चीज बहुत कम मिलने लग गई। आई होप अब तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आप और डिटेल में हर चीज को समझना चाहते हो जल्दी से जाइए बेटा, सब्सक्रिप्शन तुरंत ले लीजिए। अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं है और आपको देखिए कितने सारे फायदे आपको मिलेंगे। As we all know, consumers are divided into two categories। Obviously, consumer दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहले BPL, that is below poverty line। एक जो पर्टिकुलर लाइन होती है कि हाँ भाई इतना अगर कोई पर्सन अर्न करता है, just give me a second, अगर इतना कोई अर्न करता है, ये एक लाइन होती है, अगर इतना कोई अर्न होता होगा तो वो नीचे इससे भी अगर कम करता होगा तो वो बिलो आएगा और ज्यादा करता होगा लाइन से तो वो अबाव आएगा। ये हमें पता है, दो कैटेगरीज में प्रोवाइड किया गया है, अबाव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये दो कैटेगरीज में है जो कंज्यूमर को डिवाइड किया गया है। ओके, जो अपना लाइवलीहुड कर सकते हैं, दो टाइम का खाना, घर हो सकते हैं, वो अबाव पॉवर्टी लाइन होते हैं। और जो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब लोग, तो वो होते हैं आपके बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर फुल फॉर्म पूछ लिया बेटा तो ऑब्वियसली आई नो आपको पता होगा, पर फिर भी अगर जिसको नहीं पता एक लाइन मार दीजिएगा आप अपनी बुक में, तो कभी भी आप देखो तो आपको वो तुरंत फुल फॉर्म याद हो जाए। with the issue pricing being different for each category। obviously अगर कोई चीज 50 रुपए की है मैं अफोर्ड कर सकती हूँ बट शायद कोई गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइसेस होती है उसे भी कैटेगरी के हिसाब से डिफर किया जाता है। however this categorization is not perfect and a number of deserving poor have been excluded from below poverty line category। ये क्या है, जो प्राइसिंग की जाती है ये फेयर प्राइस नहीं होती और बहुत सारे ऐसे बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है, मतलब इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मोरेवर सम ऑफ दी सो कॉल्ड APL स्लिप
दैट इज अबव पॉवर्टी लाइन स्लिप बैक टू बीपीएल। तो जो एटलीस्ट जो पहले एपीएल में आते थे अबव पॉवर्टी लाइन, जो भी फार्मर्स थे या जो लोग थे, अब अगर उन्हें चीजें नहीं मिलती है या महंगी हो जाती है तो वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ इवन वन क्रॉप। अगर फार्मर्स जो हैं वो अभी अबव पॉवर्टी लाइन पर अगर एक क्रॉप भी उन्होंने पूरे साल में या बोलो जो क्रॉप पीरियड होता है उसमें नहीं उगाया तो वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के आ जाते हैं, क्योंकि अभी उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सरवाइव कर सकें। एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट टू अकोमोडेट सच शिफ्ट। और ये जो शिफ्ट होती है एपीएल से बीपीएल, बीपीएल से एपीएल, तो इसे देखना या अकोमोडेट करना, सेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। Each district and block can be made self-sufficient in food grains production if government provides proper agriculture infrastructure, credit linkage and also encourage the use of latest technologies या techniques। ठीक है, तो अब ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि हर ब्लॉक ऑफ एरिया, जो भी जगह है व जो छोटा गांव है, उसे इतना डेवलप कर दे ताकि वो अपने फूड ग्रेन्स को एटलीस्ट फूड ग्रेन्स ले सके। अपना जो मिनिमम, उन्हें एसी नहीं चाहिए, उन्हें गाड़ी नहीं चाहिए, उन्हें बेसिक फूड चाहिए। तो गवर्नमेंट को इतना काम करना चाहिए कि एटलीस्ट वो अपना लाइवलीहुड को इजीली खा पाए या अपना लाइवलीहुड इजीली चला पाए। तो उन्हें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए एग्रीकल्चर जगह पे। सपोज मैं अगर काम करना चाहती हूँ एग्रीकल्चर पे तो मुझे ऐसी फैसिलिटीज दिए जाए, ऐसे कंफर्ट्स दिए जाए, मेरे लिए नहीं, मेरे एग्रीकल्चर के लिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊँ और मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव कर पाऊँ। लेटेस्ट टेक्निक्स हमें देनी चाहिए, एंकरेज करना चाहिए। कुछ ऐसे बैनर्स, होर्डिंग्स होने चाहिए ताकि जो फार्मर्स को एंकरेज करे, ऐसी कुछ टाइप की लालच उन्हें देनी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन राइस एंड वीट, राइस और वीट पे ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, बहुत सारी और ऐसी चीजें, पल्सेस हो गई, सीरियल्स हो पल्सेस हो गई, ऑब्वियसली वेजिटेबल्स हो गए, तो इनके प्रोडक्शन में भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो एक पैरेलल चीज बनी रहे, सिर्फ गेहूं और राइस ही होंगे तो हम बाकी का क्या, सब्जी का क्या करेंगे, पल्सेस का क्या करेंगे? तो हर चीजों को इक्वल रखना है, किसको? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को बेटा ध्यान देना है कि कैसे हम सभी चीजों को इक्वली नहीं तो एटलीस्ट अपार्ट तो ग्रो कर पाए, ताकि हर जो है वो कोई वीट अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई ज्वार कर लेगा, कोई बाजरा कर लेगा, तो इन सब चीजों में भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। The food crop with a better growth potential in that particular area must be encouraged। अब सपोज अगर किसी एरिया में कोई एक चीज है जो बहुत अच्छे से ग्रो होती है तो गवर्नमेंट को उस एरिया में उस चीज पे डेवलपमेंट करनी चाहिए ताकि वो चीज ज्यादा से ज्यादा एंकरेज हो सके और उसका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज। अब ये कैसे होगा? मैंने अगर एक लैंड ले लिया पर मुझे अगर चीजें पता ही नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज ही नहीं है, तो मैं वहां पे एग्रीकल्चर को नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए उन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज देनी होगी और इतनी चीजें अवेलेबल करनी होगी फार्मर्स को ताकि वो वहां पे काम कर सके और चीजों को डेवलप कर सके। जैसे कि हमने देखा इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी उन्हें अवेलेबल करानी चाहिए। मे ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन एग्रीकल्चर। अगर सपोज एक पीस ऑफ लैंड है एक जगह के नजदीक, वहां पे सभी फैसिलिटीज है एग्रीकल्चर को लेके, बारिश भी अच्छी होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी अच्छी होती है, वहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग भी करते हैं। तो बीइंग अ इन्वेस्टर, बीइंग अ प्राइवेट इन्वेस्टर, मैं क्या करूंगी? मैं ये चीज सोचूंगी कि वहां पे हर चीज मुझे इजीली मिल रही है, प्रोडक्शन इजीली हो रहा है, तो चल क्यों ना मैं वहां पे इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख के जो इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट होते हैं ताकि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके बेटा। The focus on increasing food grain production which should be on sustainable basis। Okay, at least इतना तो food grain वो produce कर सके कि वो अपने family को sustain कर सके। And also free trade in
Grains will create massive employment and reduce poverty in rural area. अगर जो टैक्सेस होते हैं या जो ट्रेड होती है वो फ्री कर दो या बहुत कम कर दो, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ पाएगी. अब लोगों को पता है कि चल मैं इतना ग्रो करूंगा तो मुझे इतना ज्यादा ट्रेड के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे या टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो मैं ज्यादा ट्रेड करूं. तो इससे क्या होगा, लोगों की जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज हो जाएगी और लोग है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे. यहाँ तक बेटा आई रियली होप सबको अच्छे से समझ में आ गया. चीजें बहुत छोटी छोटी है, आपको मैं इसीलिए इतना बता रही हूँ ताकि कुछ भी अगर सपोज अगर कोई एग्जाम्पल भी आ गया तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, ए बी या सी, तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को हम मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछे फ्रॉम दिस थिंग ऑल्सो, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज हमने क्लास में देखी थी तो ये चीज मुझे आती है. अब अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको नोट्स हो गए, चैप्टर के एमसीक्यूज हो गए, फिलअप्स हो गए, हर चीज बेटा मैं प्रोवाइड करूंगी, एवरीथिंग. ये हम अभी पढ़ रहे हैं. ओके पर बाद में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये चीजें और डिटेल में होगी, लाइन टू लाइन होगी, वर्ड टू वर्ड होगी, ओवरऑल होगी, रिविजन सब कुछ होगा. आपको हर चैप्टर में इतना अच्छे से करवा दूंगी कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. हर चैप्टर में से अगर फिलअप्स निकलते होंगे या जितने भी निकलते होंगे वो मैं आपके लिए करूंगी, मैच करूंगी. मैच द फॉलोइंग हो गए, एमसीक्यूज हो गए, लाइनर्स हो गए, लॉन्ग हो गए, 3 मार्क्स, ये सभी मैं आपको इतना वो चैप्टर में आपको रेडी कर दूंगी कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको मैं इतना प्रिपेयर कर दूंगी कि आप इजिली उसे आंसर कर सकते हो. आई अश्योर यू एंड डैम श्योर हूं मैं ये चीज डेफिनेटली होगी. बस बेटा जल्दी से जाके सिर्फ आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. और अभी जैसे कि मैंने बोला, अगर अभी आप लोगे तो आपको क्रिएटिव कॉर्नर भी फ्री मिलेगा. बहुत सारी और स्किल्स है जो आपकी डेवलप होगी, डेफिनेटली वो आपके बोर्ड्स में काम आएगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको काम नहीं आएगी, वो आपको और ज्यादा पॉलिश करेगी, आपका दिमाग और ज्यादा शार्प होगा. और आप चीजें क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट एडुकेटर्स है वो इन चीजों में आपके लिए काम करेंगे. और अगर ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट हैं, एक सेकेंड, तो ऑब्वियसली अगर वो एक्सपर्ट है तो वो आप पे भी इतना अच्छे से काम करेंगे तो आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे. अभी के लिए नहीं बेटा, ये लाइफ टाइम के लिए आपको इतना ज्यादा हेल्प करेगा. तो सब्सक्रिप्शन एक ही लेना है. और हाँ, सब्सक्रिप्शन अगर आप एक बार लोगे तो आप सभी सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैंने इतना पे कर दिया तो मैं सिर्फ कविता मैम की क्लास, नहीं बेटा, आप सभी देख सकते हो. बस अगर आप मुझसे अच्छे से पढ़ना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट मी टू टीच यू, तो आपको मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करना है. प्लीज, एक हम्बल रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट भी है. एंड डेफिनेटली अगर आप लोगे तो यू विल बी थैंकफुल दैट यस मेरा प्री बोर्ड से पहले सब कुछ हो गया है. आई डोंट हैव टू वरी. रात में भी मुझे उठा के अगर किसी ने कुछ भी पूछा है तो आई विल बी एबल टू आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग. कैसे हम वी वी एडुकेटर्स विल वर्क फॉर यू डे एंड नाइट. और देखिए आपका जो रिजल्ट है वो कितना बेहतर होगा. अब देखिए, देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल सीड्स एंड नेचुरल सॉरी इंडस्ट्रियल क्रॉप्स. अब हमने देखा शिफ्ट हो रहा है. पहले कल्टीवेशन फूड का होता था, अब धीरे धीरे फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं, वेजिटेबल उगाए जा रहे हैं, ऑयल सीड्स उगाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं. दिस आई लीड टू द रिडक्शन इन नेट सोन एरिया अंडर सीरियल्स एंड पल्सेस. अब इसकी वजह से बहुत जगह जो सीरियल्स है, जो पल्सेस है वो कम उगाई जा रही है. उसमें मतलब कम मतलब रिडक्शन होता जा रहा है. विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्शन पुट अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर द कंट्रीज फ्यूचर फूड सिक्योरिटी. अब लोग पैसों को ज्यादा ध्यान में दे रहे हैं, तो जो चीजें सस्ती होती है उसे ग्रो नहीं कर रहे हैं. तो आप देखिए कि हमारा पॉपुलेशन है वो तो बहुत बढ़ रहा है, पर जो चीजें हैं वो नहीं बढ़ रही है. तो आप एक क्वेश्चन करिए खुद से कि क्या हम, एक सेकेंड यहां पे कर देते हैं,
एक क्वेश्चन मार्क करिए, तो आगे जाके हमारे कंट्री की फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। आपको अगर मैं राइस दूं, एक दिन दूं, 2 दिन दूं, 7 डेज तक मैं राइस दूं, और जब मैं 8th डे अगर आपको राइस दूंगी तो यूल बी लाइक प्लीज मैडम हमें कुछ और भी खाना है। ठीक है, तो हर चीज की बेटा सेम इंपॉर्टेंस है, तो हर चीज को सेम मात्रा में प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि एक ही फूड पे हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि फूड प्रोडक्शन है जो कुछ कुछ चीजों में तो बहुत बढ़ रहा है, कुछ कुछ चीजों में वो बहुत कम हो रहा है, तो आगे जाके फूड सिक्योरिटी में हमें क्या मिलेगा। The competition for land between non-agriculture uses such as housing sector, agriculture land has is reduction in the net zone area। अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों को घर चाहिए, तो ये नॉन एग्रीकल्चर एरियाज जो है, नॉन एग्रीकल्चर एरिया से वहां पे हाउसिंग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है। क्यों? बिकॉज जो पीस ऑफ लैंड है वो कम हो रहा है। ये है, ये यहाँ पे पूरा से पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। अब यहाँ पे सपोज इतना पार्ट भी अगर एग्रीकल्चर का रहते तो इतना पार्ट तो हाउसिंग के लिए यूज कर दिया, मतलब ये इतना पार्ट तो है वो तो कम हो ही गया आपका। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है आपका। पॉपुलेशन तो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। The productivity of land has started showing declining trend। अब प्रोडक्टिविटी लैंड की क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? बिकॉज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इतनी सारी। अब देखो इसमें बेटा आप बोलोगे मैडम एक साइड तो आप बोल रहे हो यूज करना चाहिए, दूसरी साइड बोल रहे हो कि आपको यूज नहीं करोगे तो इतनी प्रॉब्लम होगी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ये आपको इतनी मात्रा में यूज करना है जितना जरूरी हो। ओके अगर आप ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सॉइल के लिए भी हो सकता है और प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है। प्रोडक्शन उससे बढ़ तो जरूर जाएगा, बट जो क्वालिटी मिलेगी वो आपको केमिकल्स वाली मिलेगी। इसके और एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है जो आपको देखने को मिल सकती है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड विच वंस so the dramatical result are shown being held responsible for degrading the soil। obviously मैंने आपको बोला इसका जो इतना ज्यादा हाई यूसेज हो रहा है, इसकी वजह से सॉइल जो है वो खराब हो रही है। पीरियोडिक स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है। टू रिडक्शन इन एरिया अंडर इरिगेशन, तो इरिगेशन के अंडर जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, ऑब्वियसली वाटर को अच्छे से मैनेज नहीं किया जा रहा है, खारा पानी, पानी लॉग हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको देखनी पड़ सकती है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं अभी, आप देखिए खाना जो है वो आपको इतना प्योर वेजिटेबल्स, इतने प्योर चीजें नहीं मिलती है। ये सब इसी कारण की वजह से लोग इतना ज्यादा प्रोडक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो देखिए कितना ज्यादा इशू क्रिएट हो रहा है। वन इम्पॉर्टेंट रीजन इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, धीरे धीरे खराब होती जा रही है। फ्री पावर टू अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स हैज एनकरेज देम टू पंप ग्राउंड वाटर फॉर ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप इन लो रेनफॉल एरिया, जैसे कि पंजाब, शुगर केन इन राइस इन पंजाब, शुगर केन इन महाराष्ट्र। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वाटर, ग्राउंड वाटर क्या एक लेवल पे ही होगा, तो वहां पे ज्यादा पंपिंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा राइस है वो बहुत ज्यादा इनकम प्रोवाइड करता है, शुगर केन है वो बहुत ज्यादा इनकम प्रोवाइड कर रहा है। तो जहाँ पे रेनफॉल कम होती है तो वहां पे ग्राउंड वाटर का इतनी मात्रा में वो लोग यूज करते हैं कि ग्राउंड वाटर कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे इतना ज्यादा पंपिंग करते, इतना ज्यादा उससे निकालते हैं पूरा पानी को यूज करने के लिए राइस को। जैसे कि पंजाब की बात करें तो वहां पे राइस के लिए ये काम होता है, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे शुगर केन के लिए ये काम होता है। तो आप देखिए कितने सारे इश्यूज है जो बढ़ रहे हैं आपकी ओवर हमारे लालच की वजह से। Consequently, many wells and tubewells have run dry। अभी अगर आप देखो ग्राउंड वाटर को इतना निकाला गया है कि वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, वो अब धीरे धीरे ड्राई, सूख रहे हैं।
दिस हैज पुश्ड द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आउट ऑफ कल्टीवेशन। इसकी वजह से जो छोटे फार्मर्स होते थे वो कल्टीवेशन से बाहर हो गए, क्योंकि अभी उनके पास इतनी पानी नहीं है, इतनी फैसिलिटीज ही नहीं है कि वो कल्टीवेशन कर सकें। द बिग फार्मर्स विद डीपर ट्यूबवेल्स, जो बड़े बड़े फार्मर्स है जिनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा डीप ट्यूबवेल्स को बनाए ताकि वो पानी का यूज करे। बट मेनी अदर फेस अ वाटर क्राइसिस। ऑब्वियसली अगर मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास अगर पैसे है, तो आप उसका ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे, ट्यूबवेल्स को ज्यादा से ज्यादा नीचे तक डिग कर पाओगे। बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे वाटर क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है। इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज ऑल्सो एक्ट एज अ डिसइंसेंटिव फॉर द फार्मर। अब मुझे इतना स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो मुझे मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा प्रोडक्शन एज कंपेयर टू बड़े फार्मर्स ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, या मुझे इतनी इनकम नहीं मिल पाएगी जितनी उन्हें मिल पाएगी। Thus, the farmers are badly affected by the uncertainties of production and market. इसकी वजह से जो छोटे मोटे जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए मार्केट में। प्रोडक्शन ऑब्वियसली बेटा, अगर उनके पास इतनी चीज़ें ही नहीं होगी तो वो कैसे ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे, ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से कितने सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो सुसाइड करते हैं हार के वो सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना भी नहीं होता है कि वो अपनी फैमिली को सरवाइव कर सकें। Thus the farmers are badly affected, बहुत ज़्यादा मात्रा में अफेक्ट होते हैं, और उनका प्रोडक्शन इतना नहीं होता है तो मार्केट्स में वो नहीं ले जा पाते, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं। दे सफ़र फ्रॉम डबल डिसएडवांटेज एज दे पे हाई प्राइजेस फॉर इनपुट। बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं इनपुट्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इनपुट्स मतलब फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, बट उन्हें इतने ज़्यादा उससे आउटकम नहीं मिलता है, क्योंकि कभी बारिश नहीं होती है, ट्यूबवेल की फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती है, हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स वो लोग लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, बट लैक द बार्गेनिंग पावर टू फिक्स प्राइस इन देयर फेवर। बट वो कहाँ लैक करते हैं? वो लैक करते हैं बार्गेनिंग पावर में। उन्हें इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है उनके प्रोडक्शन के हिसाब से, तो उन्हें बहुत एक सर्वाइवल अगर कोई इंसान अपना फुलफिल नहीं कर पाता है, तब वो जाके वो इंसान हार जाता है, तब वो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। ऑल द प्रोडक्शन रीचेज द मार्केट साइमल्टेनियसली। बहुत बार सारे प्रोडक्शन उनके मार्केट्स तक नहीं पहुंच जाते हैं। द हायर द सप्लाई द लोअर इज द डिमांड। अगर ज़्यादा किसी चीज़ की सप्लाई होगी तो उसकी डिमांड कम ऑब्वियसली हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो प्राइजेस भी कम होंगे। दिस कॉज डिस्ट्रेस सेल ऑल्सो। कई बार जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस ही नहीं है वहाँ पे भी वो चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, बट वहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़, तो वो सेल को भी अफेक्ट ज़रूर करेगी। देयरफॉर देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स। वहाँ पे कहीं पे भी फूड सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी अगर स्मॉल फार्मर्स ही सिक्योर्ड नहीं हैं। तो देखिए बेटा, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है फार्मर्स को उठानी पड़ती है। तो गवर्नमेंट काम कर रही है और आगे भी करेगी। और बहुत बार बेटा पता है क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनके पास इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती कि उनको इतने सारे बेनिफिट्स मिले गए हैं स्कीम्स का। केसीसी हमने देखा था, किसान क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को उन चीज़ों को ज़्यादा आगे लाना चाहिए ताकि वो अच्छे से उसका फायदा उठा सकें। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है एग्रीकल्चर पे? ग्लोबलाइजेशन ऑब्वियसली मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी सेल आउट कर सकते हो। ओके
ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फिनोमिना, ऑब्वियसली हमें पता है ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है. इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, वहां उस टाइम से आपका ग्लोबलाइजेशन चलता आ रहा है. इन दिस 19th सेंचुरी व्हेन यूरोप ट्रेडर्स केम टू इंडिया, जब यूरोप ट्रेडर्स इंडिया में आए थे वहां पे भी, तब के टाइम में भी जो इंडियन स्पाइसेस है वो एक्सपोर्ट किए जाते थे बहुत सारे कंट्री के पार्ट में. एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडियन वेयर एंकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स. ठीक है, जो चीज की डिमांड ज्यादा थी तो लोग उन्हें फोर्स भी करते थे और उन्हें बोलते थे कि आप ये चीजों को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करो. देखो यहां तक मैंने आपको बताया है. वेर एंकरेज टू ग्रो दिस फार्म्स, किस चीज की ज्यादा डिमांड थी? डिमांड थी आपकी स्पाइसेस की. ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा थी तो उसको प्रोडक्शन भी वो लोग ज्यादा करेंगे ताकि इनकम ज्यादा आए. टिल टुडे इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बोला था, इंडिया अगर फेमस आता है तो मसालों में. ओके, ऑब्वियसली मसाले तो हर जगह ही फेमस है, कहीं पे भी आप देखो. कोई भी हमने सिंपल सी चीज बनाई वो ऐसे फीकी से खिचड़ी टाइप होगी, वी विल नॉट ईट एट ऑल. वहीं पे अदर साइड पे पिज्जा दे दो, पाव भाजी दे दो, ये सारी चीज में मसाले हैं तो ऑब्वियसली फेमस अपने आप ही हो गए. तो इंडिया में भी अगर इतनी चीजों की डिमांड है तो बाहर कंट्रीज में तो ऑब्वियसली बेटा होगी, क्योंकि ये चीज तो इंडिया की है. ये चीज बाहर अगर हम भेजेंगे तो हमें कितना फायदा होगा. During the British period, cotton belts of India attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for textile industry. पहले के टाइम में कॉटन जो है वो इतना ज़्यादा ब्रिटेन में एज अ रॉ मटेरियल भेजा जाता था क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर, ये आपके साउथ इंडियन में आया. एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया. इंडिया में इतने फेवरेबल अच्छे कंडीशंस थे कि वो क्या कर सकते थे, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वालिटी के कॉटन को ग्रो कर सकते थे. ओके, तो इसीलिए ग्रो अच्छे से कर सकते थे तो उसकी डिमांड भी ज्यादा हुई. और वो कहाँ जाती थी, सभी वो कॉटन थे वो ब्रिटिश वहां पे जाते थे, ब्रिटिश ब्रिटेन कंट्रीज में जाते थे. यू हैव लर्न अबाउट द चंपानेर मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार. आपने सुना ही होगा चंपानेर मूवमेंट जो कब स्टार्ट हुआ था, 1917 में बिहार में स्टार्ट हुआ था. अब अगर आपको यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ब्रिटेन में कौन सा रॉ मटेरियल उस टाइम पे एक्सपोर्ट किया जाता था, तो वो आया आपका कॉटन. ठीक है, अब यहाँ पे आया कि चंपानेर मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, तो चंपानेर, कहाँ गया पेन, ये रहा. चंपानेर मूवमेंट स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार. 1917 बिहार में स्टार्ट हुआ. दिस वाज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वेर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वेर लोकेटेड इन ब्रिटेन. अब उनको क्या किया जाता था, उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो वो क्या होता है, एक डार्क ब्लू कलर का होता है जो कहाँ पे टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप इन्हें ग्रो करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उससे इनकम ला पाए. और ब्रिटेन में वो क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था. वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. इसलिए दे वेर अनअवेलेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज. अब वो क्या करते थे, उनके पास उन्हें अलाउ नहीं था या बोलो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि वो फूड ग्रेन्स को ही ग्रो नहीं कर पाते थे, और ताकि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर सके. उनका रेगुलर जो, ऑब्वियसली हम इंडिगो खा नहीं सकते हैं पर हमें खाना तो चाहिए ना, बट वो ये सब चीजें ग्रो नहीं कर सकते थे. Under globalization, particularly after 1919, the farmers in India have been exposed to new challenges. Indian farmers जो थे उनके 1990 के बाद बहुत सारे ऐसे new challenges आए जिनको उन्हें face करना पड़ा. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agriculture products are not been able to compete with the developed country because of highly subsidized agriculture in those countries. अब इतनी सारी चीज़ों में हम फेमस थे, राइस हो गया, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस और भी बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, फिर भी हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ compete नहीं कर पा रहे थे.
क्योंकि वहाँ पे जो कंट्रीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज, उन्हें अच्छी खासी सब्सिडीज मिलती थी उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, पर वो इंडिया में नहीं मिलती थी। इसीलिए जो फार्मर्स थे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम बेटा प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती थी। आई रियली होप बेटा कि अभी आप जैसे एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो आपको कितनी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जब आप खाना खाते हो। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। कितने सारे लोगों की जान है उसके पीछे, देखिए आप। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ अ क्रॉस रोड। ऑब्वियसली इंडियन एग्रीकल्चर के वहां पे आपको क्या क्रॉस रोड्स देखने को, इतनी सारी डिफिकल्टीज देखने को मिल सकती है, इनफैक्ट मिलती है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर trust should be given to proper trust should be given to the improvement of condition of marginal and small farmer। अगर आप एक सेकेंड बेटा, अगर आप इम्प्रूवमेंट मतलब अगर आप ट्रस्ट ही नहीं दिला सकते फार्मर्स को तो बेटा वो कैसे काम करेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छे से ट्रस्ट दिलाना कि हाँ भाई वी आर देयर फॉर यू, और डेफिनेटली तभी वो अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे। और फार्म इतने सारे बेनिफिट्स देने चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर, ताकि लोग बच्चे होते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई ये नहीं बोलता कि मैं फार्मर बनूंगा। क्यों? बिकॉज उनको इतने बेनिफिट्स ही नहीं मिलते हैं। तो इस चीज पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ताकि एक और चीज आ जाए कि बोले नहीं मुझे फार्मर भी बनना है, तो ऐसी बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो फार्मर्स है उन्हें। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मार्च। ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन तो ऑब्वियसली धीरे धीरे वो काम हो रहा है, बट टुडे इट इज कंट्रोवर्सीज। पहले प्रॉमिस किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन का, चीजें काम हुई, बट आज के टाइम पे अगर अभी देखो तो उसके अंदर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। इट इज बीइंग अलाइंड दैट इट हैज कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल, डाइंग एक्विफिलर्स एंड वेनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। अब इन सब को यूज करके भी, केमिकल्स हो गए, ये पेस्टिसाइड्स हो गए, इनकी वजह से लैंड को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, सॉइल की फर्टिलिटी कम हुआ है। द कीवर्ड टुडे इज जिन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज जो कीवर्ड है आज का वो है जेनी रिवोल्यूशन। ओके, तो ये क्या इंक्लूड, जेन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक एनर्जी। क्या इंक्लूड करता है? ये जेनेटिक एनर्जी को इंक्लूड करता है। अब जेनेटिक एनर्जी क्या होती है? जेनेटिक एनर्जी इज रिकॉग्नाइज एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स। इसमें क्या अच्छे वेराइटीज के सीड्स को इन्वेंट करना चाहिए, ताकि वो सॉइल को प्रॉब्लम में ना लेके आए और ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियसली प्रोडक्शन कर पाए। अगर ये चीजें सॉल्व हो गई तो हमारे फार्मर्स भी जो है वो स्माइल करेंगे, और आपको ये चैप्टर आएगा तो ऑब्वियसली आप भी स्माइल करोगे। ठीक है, अब इतना हमने पढ़ा है फार्मर्स के प्रॉब्लम्स के बारे में, तो एक स्माइल तो हम हमारे फार्मर्स के नाम पे डेफिनेटली करेंगे। जल्दी से आप भी एक स्माइल दे दो। ये सारी चीजें बेटा अगर होगी तो फार्मर्स कितने ज्यादा हैप्पी होंगे, कितनी सारा अच्छी प्रोडक्शन होगी, दे आर हैप्पी। हमें भी इसमें प्राइस में चीजें मिलेगी, तो पॉवर्टी कितनी कम हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्शन करेंगे या एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, किसमें? एग्रीकल्चर में। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोक टुडे। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब यहाँ पे आप कोई भी केमिकल, फर्टिलाइजर्स, इन सब का यूज नहीं करते हो, नेचुरल चीजों को ग्रो करते हो, बिकॉज इट इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल सच एज फर्टिलाइजर। मैडम ने आपको बता ही दिया, ऑर्गेनिक चीजों को आजकल लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं। हेंस इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट इन एनी नेगेटिव मैनर। इससे क्या फायदा होता है? ये हमारे लिए भी फायदा कि हम केमिकल वाली चीजें नहीं खा रहे हैं, और एनवायरमेंट को भी ये फायदा है कि वो क्या कर सके, वो एक प्योर चीज खा सके। एनवायरमेंट नहीं, एनवायरमेंट क्या करेगा उन पे? अगर हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल चीजें अगर यूज नहीं करेंगे तो एनवायरमेंट भी हैप्पी है, हम भी हैप्पी है, हमें भी केमिकल फ्री खाना मिलेगा। अभी आप देखो ना, कभी कभी कोई फ्रूट होता है उस पर वाइट परत होती है, कभी भी आप ट्राई करना,
तो आपको देखोगे आप चिपचिपापन होएगा, थोड़ा ड्राइनेस लगेगा, तो वो सारा केमिकल्स है आपका। अब केमिकल्स में इतना लोग बढ़ गए हैं कि अब लोग है ना ज्यादा पैसे देके भी ऑर्गेनिक चीजों को खाना पसंद करते हैं। A new economist think that Indian farmers have a bleak future, which if they continue growing food grains on holding that grows smaller and smaller population rises, बहुत ज़्यादा problems आ सकती है farmers को अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तो करे, फूड ग्रेन्स करे, कंटिन्यू करे, और जो इतनी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। इंडिया रूरल पॉपुलेशन है 600 मिलियन, माई गॉड, रूरल पॉपुलेशन है आपकी 600 मिलियन, विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन अप्रोक्सीमेट हेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर जो लैंड है वो 2 हेक्टर मिलियन हेक्टर क्या होगा, उस पर डिपेंड होता है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर का लैंड तो कम होगा ही होगा। Indian farmers should diversify their cropping pattern from cereals to high value crops. Cereals के साथ साथ उन्हें high value crops उगाने चाहिए. This will increase income and reduce environmental degradation simultaneously. इससे क्या होगा, इनकम भी ज़्यादा आएगी बट उसके साथ साथ हम एनवायरमेंट को भी खराब कम करेंगे। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिकल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, बायोडीजल crops like jatropha and jojoba needs much less irrigation than rice and sugarcane. India's diverse climate can be hardened to grow a wide range of high value crop. अब गवर्नमेंट फार्मर्स को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को भी ग्रो करना चाहिए। बिकॉज फ्रूट हो गए, ये सब चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी चीज़ों को ग्रो करना चाहिए जहाँ पे इरिगेशन की इरिगेशन लेस चाहिए हो, पानी कम चाहिए हो। आई रियली होप बेटा आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इस स्लाइड में क्या ध्यान रखना है, एक तो ये वाला सिर्फ डेटा आप देख लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे तो एज सच को इतना नहीं है इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसमें कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। अब तक आई होप सबको अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर करिएगा। एंड बेटा प्लीज मेरी लाइव सेशन होती है 6:30 टू 7:30, यहाँ पे लिखती हूँ 6:30 टू 7:30, तो प्लीज वहां पे लाइव आइए और जो भी आपको डाउट होगा वहां पे आप इजीली पूछ सकते हो। और टेलीग्राम पे भी जरूर आप मुझे फॉलो करिए, अनअकैडमी को फॉलो करिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी वो आपको वहां से मिलेगी। आई एम सो हैप्पी दैट यस फाइनली वी आर डन विद आवर एग्रीकल्चर। बहुत जल्द मैं इसके एमसीक्यूज वगैरह आपके सामने लाऊंगी, और देखिए बस फिर कोई ऐसा इशू होगा ही नहीं आपको इस चैप्टर के रिलेटेड, चाहे वन लाइनर हो, चाहे डिटेल में पूछा जाए, सब कुछ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी को, एम्प्लॉयमेंट को कितना क्या पार्ट में कंट्रीब्यूट करता है। फूड सिक्योरिटी हमने देखी, इम्पैक्ट देखा ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स है जो स्मॉल फार्मर्स फेस कर रहे हैं। आस्क मी एनीथिंग, जो भी डाउट है कुछ भी पूछो, बस अगर लाइव पूछना चाहते हो तो लाइव आपको आना पड़ेगा और कुछ नहीं। बाकी जो भी इशू है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। और बेटा सबसे पहले तो जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और आप बस सब्सक्रिप्शन लेके फिर आप भूल जाइए आपकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि हम हैं ना आपकी प्रॉब्लम्स लेने के लिए। और सब्सक्रिप्शन लोगे तो कोड दैट इज KAVITA कविता, तो ऑब्वियसली आपका 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चा, आपने सब कुछ सुना। आई रियली होप आपको, बस मैं इतना चाहती हूँ मेरे बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं वो जब एग्जाम में लिखे बैठे और जब वो देखे ये क्वेश्चन मैडम ने करवाया था, थैंक गॉड हमने वो वीडियो देखा, और ऐसे कर करके आपके कितने मार्क्स आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और कोई इशू नहीं होगा। डेफिनेटली इतनी मेहनत होती है तो एक लाइक तो आपको डेफिनेटली करना है, और बस मेरा कोड दैट इज KAVITA को यूज करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को दैट इज लेट्स क्रैक 10 CBSE, और बेल आइकन को तो हिट कर ही दीजिए ताकि कभी भी मैडम का कोई भी कोई भी वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन आए।
कमेंट करिएगा एंड प्लीज प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जो आपके अपकमिंग वीडियोस होंगे। ओके बिल्कुल आप वहां पे अगर आप अपडेटेड रहोगे तो जो भी चीज होंगी आपको वहां मिलेगी, नोट्स वगैरह जो भी जो थोड़े नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बट बेटा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो हर चीज के नोट्स आपको मिलेंगे और वो भी डिटेल में मिलेंगे। आपको खुद के नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, इतना आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। बस एक छोटी सी चीज दैट इज यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन। Thank you so much beta. See you in our next video with some interesting topics.